ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है वो प्रेडिक्शन है अर्थली इवेंट और ह्यूमन इवेंट्स। अर्थली इवेंट मतलब जो अभी, जैसे अभी इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में कौन जीतेगा और वो सब। उसी तरह ह्यूमन इवेंट्स मतलब हमारी हर ह्यूमन की लाइफ में क्या होगा वो उसके लिए अलग सभी पर्सन टू पर्सन वाइज अलग अलग कुंडली बनेगी। कैसे? कैसे पता लगेगा कि जो नक्षत्र है, जोडियाक है और प्लैनेट है, उसको ऑब्जर्वेशन करके और उसका इंटरप्रिटेशन करके पता लगेगा कि क्या, सॉरी, कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ही उस तरह से करना है। तो ओरिजिनल पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज टू, लाइफ की पैटर्न है उसको जानना था। ओरिजिनल पर्पज जो एस्ट्रोलॉजी का था वो कैसे, प्लैनेट की पोजीशन जान के, किसी भी पर्सन के बर्थ के टाइम जो प्लैनेट की पोजीशन है उसको जान के हर इंडिविजुअल के पैटर्न को समझना था। लाइफ की पैटर्न कैसी होगी, ओके, मतलब कि कितनी स्ट्रगल होगी, कितनी बार स्ट्रगल होगी, स्टडी में अच्छा होगा कि नहीं होगा, कौन सी चीजें हैं वो बार बार उसकी लाइफ में होगी। आप देखना कि हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ पैटर्न होती है, कुछ ना कुछ चीजें हैं वो सर्कल में बनती ही जाती है, बनती ही जाती है। ओके, किसी का ऐसा होता है कि डेप्थ होता है, फिर वो डेप्थ भरता है, फिर वो फिर से डेप्थ करता है, फिर भरता है। तो ये एक पैटर्न कहते हैं इसको हम। इसी तरह कोई आदमी है वो उसकी हेल्थ बिगड़ती है, फिर वो खाने पीने में बहुत ध्यान रखता है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, फिर रिकवर होता है, फिर वापस वो सब सारी चीजें भूल जाता है, फिर से बीमार पड़ता है, फिर से रिकवर होता है। तो ये सारी चीजें इसको एक पैटर्न बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, उसका जो रूट है वो भी कर्मा है। ओके, हालांकि सभी चीजों का रूट है वो कर्मा ही है। तो हमारी कुंडली में जो भी सारे प्लैनेट होते हैं, वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, वो जिस तरह से हमने कर्मा किए हैं उसी तरह से वो प्लैनेट है वो वीक या स्ट्रांग बन के आते हैं। ओके, मतलब मान लो कि अगर आपने जुपिटर के अंडर में जो भी सारी चीजें आती है, जैसे कि नॉलेज है, विजडम है, एथिक्स है, मोरालिटी है, और तो वो सारी चीजों में अगर आपने कुछ गलत किया है, वो अच्छी तरह से आपने मोरालिटी मेंटेन नहीं की, इथिक्स मेंटेन नहीं किया, तो आपका जुपिटर है वो वीक आएगा, कुंडली में है वो बिगड़ के आएगा। उसी तरह वीनस से रिलेटेड आपने रिलेशनशिप में धोखा दिया, रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया, और भी दुनिया के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, किसी भी रिलेशन को अच्छी तरह से निभाया नहीं, ट्रस्ट ब्रेक किया, तो उस केस में आप पर्सन का वीनस है वो बिगड़ के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई रैंडमली नहीं होती है, ये कोई चीज रैंडमली नहीं होती है कि रैंडमली किसी की कुंडली में वीनस है वो वीक आ गया, किसी की कुंडली में वीनस स्ट्रांग आ गया, किसी की कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग आ गया।
किसी की कुंडली में जुपिटर है वो वीक आ गया, तो ये सारी चीजें कोई रैंडम चीज नहीं है। जैसे हमने कर्मा किए हैं उसी तरह से वो सारी चीजें बन के आती है, उसी तरह से हमारी कुंडली बनती है। तो कुंडली है वो एक तरह से, अगर ऐसा कहे कि वो हमारे कर्मा का स्क्रीनशॉट है एक तरह से, या वो हमारे कर्मा का लेखा जोखा है। पर वो लेखा जोखा है वो सिर्फ जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वही पढ़ सकते हैं। तो आप भी वो चीज सीखने जा रहे हो, ये जो जोखा है इस चीज का। ओके। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि इसके कर्मा के टाइप्स होते हैं। हालांकि अगर हम जनरल वे में अगर देखें, कर्मा के दो ही टाइप्स है। कौन से? एक अच्छे कर्मा और एक बुरे कर्मा। ओके। पर यहाँ इन कंटेक्स, अगर एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट में जाइए, ओके, एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में अगर देखें तो ये तीन टाइप्स है कर्मा के। तो ये है संचित कर्मा पहला। तो आज तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं, जितने भी जन्म लिए, वो सारे मैंने कल जो कर्मा किए थे, ओके, वो सारे कर्मा भी इसमें आएंगे। ओके। मतलब कि ऐसे सारे कर्मा के जिसका फल हमें भुगतना बाकी है, वो सारे कर्मा संचित कर्मा में आएंगे। फिर मैच्योर्ड कर्मा को आप प्रारब्ध कर्मा भी कह सकते हो। तो ये संचित कर्मा का उतना पार्ट है कि जिसको आपको जिसको जो ये लाइफ में हमें भुगतना है, ऐसा कर्मा। संचित कर्मा में उतना पोर्शन कि जिस कर्मा का फल हमें ये लाइफ में भुगतना है, तो उसे मैच्योर्ड कर्मा कहते हैं। तो हम कुंडली से जो देखते हैं ना, वो यही देखते हैं, मैच्योर्ड कर्मा देखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये लाइफ में जो भुगतना है वो सारी चीजें हम देखते हैं ना। ओके। उसके बाद है क्रियामन कर्मा। तो ये कर्मा ये है, हम हमारी प्रेजेंट लाइफ में करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी थोड़ा चेंज होता है। ओके। तो ये क्रियामन कर्मा है। इन शॉर्ट कि जो हम सॉरी, प्रेजेंट जन्म में नहीं, पर प्रेजेंट में अभी अभी जो कर रहे हैं वो कर्मा है, वो क्रियामन कर्मा है। ओके। तो ये क्रियामन कर्मा है वो, उसका फल है वो कभी, आपने देखा होगा कि इंस्टेंट कर्मा नाम सुना है, कि कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि जिसका फल तुरंत मिल जाता है। ओके। तो उसके लिए इंस्टेंट कर्मा ऐसा नाम ऐसा बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपने रील में देखा होगा। पर वो इंस्टेंट कर्मा हमारे एस्ट्रोलॉजी के टाइप्स में नहीं आता है। ओके। तो रीजन मतलब कि मैं ये समझा रहा हूँ कि क्रियामन कर्मा है वो भी, उसमें भी जो हम कर्मा हमें प्रेजेंट में अभी जो कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि उसका फल हमें यही लाइफ में मिले। ऐसा हो सकता है कि उसका फल हमें नेक्स्ट लाइफ में भी मिले। तो ये जो कर्मा है वो भी अल्टीमेटली, अगर उसका फल हमें यही लाइफ में मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो अगर नहीं मिलता है तो ये स्टोर्ड कर्मा में चला जाएगा, ये कर्मा भी आपका। आई बात समझ में? मतलब कि कुछ लोग, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमने किया है ना वो हमें इसी जन्म में भुगतना है, जो भी हम कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉट नेसेसरी के यही जन्म में भुगतना है। ओके। तो फ्यूचर लाइफ में भी अगर ऐसा होता तो फिर कोई जन्म ही नहीं लेता ना। जन्म मरण का चक्कर क्यों है? क्योंकि कुछ कर्मा है जिसको भुगतना बाकी है, इसलिए जन्म लेते हैं हम।
अगर ऐसा होता कि सब यहाँ ही भुगत लेना है तो फिर दूसरी बार जन्म ही नहीं होता। तो जन्म मरण के चक्कर में से जो निकल गए हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपना बैलेंस है वो जीरो कर लिया है। ओके। चलो तो फिर एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम नए कर्मा कर रहे हैं। नए कर्मा मतलब कौन से? नए कर्मा मतलब अ, क्रियामन कर्मा, मतलब न्यू कर्मा, या फिर हम हमारे जो पास्ट कर्मा है उसके रिजल्ट से गुजर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? चलो कोई बात नहीं। तो आंसर वेरी सिंपल। जब भी आप कोई चीज है वो अपनी चॉइस से करते हैं तो आप न्यू कर्मा कर रहे हो, मतलब कि आप पे कोई बर्डन नहीं है कोई का वो करने का। पर आपको फोर्स फोर्स में आके अगर कुछ भी करते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ओके, नॉट नेसेसरी कि मतलब कि कुछ जो भी आप करते हो चाहे वो अच्छा भी हो सकता है। तो सिंपली यही है कि आप अपने कार्मिक डेब्ट मतलब कि अपने कर्मा है उसको बैलेंस कर रहे हो। ओके, तो ये मतलब कि न्यू कर मतलब अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो कुछ कोई चीज, तो आप तो वो आपकी फ्री विल है, उसको फ्री विल बोलते हैं। और अगर आप अपनी डेस्टिनी अपने प्रारब्ध कर्म अपने कार्मिक डेप्थ को पूरा कर रहे हो तो वो आपकी डेस्टिनी है। ओके। तो लाइफ में आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा ना कि ये मुझे नहीं करना है पर तो भी मुझे करना पड़ रहा है। ओके, तो वो है नसीब। पर मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब जो भी कुछ बहुत जिनको बहुत अभिमान होता है वो सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि जब भी कुछ बुरा होता है ना तो वो डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं कि नसीब अच्छा नहीं है मेरा, मेरे नसीब की वजह से ऐसा हुआ। पर अगर कुछ अच्छा होता है ना तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, ये तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ओके, मुझे सब कुछ आता है इसकी वजह से ये सब हुआ। पर अगर कुछ बुरा होता है तो ये तो मेरा लक अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि उस तरह से नहीं होता है। तो कैसे पता लगेगा कि लक है या अपनी मेहनत से किया है? तो यहाँ से पता लगेगा कि अगर आपने चॉइस अपनी चॉइस से किया था तो वो आपकी मतलब आपकी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ था। पर आप आपकी चॉइस में नहीं था तो भी वो हो गया, तो वो आपका लक है। ठीक है, मतलब कि आप बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे थे सब कुछ केयरफुल हो गए तो भी एक्सीडेंट हो गया, तो कह सकते हैं कि आपका लक था वो। पर आप वैसे ही बहुत ही बुरा ड्राइविंग कर रहे हो, मतलब कि कोई सेफ्टी नहीं, कोई कोई केयर नहीं। ओके, पर आपको देखकर कोई ऐसा बोले कि ये तो एक्सीडेंट कर इसका तो होगा ही होगा लेकिन दूसरों को भी करवाएगा, अगर ऐसा कोई चलाता है और फिर भी वो ऐसा बोले एक्सीडेंट होने के बाद कि ये तो मेरी लक की वजह से हुआ, ओके, तो वो फिर लक नहीं है। तो ये है। अभी एस्ट्रोलॉजी को सीखना है तो एस्ट्रोलॉजी है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये 5 चीजें आपको सीखनी है बस। अगर ये 5 चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लो कि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो क्या है कि आपको अच्छी तरह से 9 प्लैनेट को समझना है, 12 राशियां को समझना है, 12 कुंडली के हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं उसको समझना है कि 12 घर 12 घर से क्या क्या देखा जाता है। फिर योगा योगा सीखना है। योगा मतलब योगा क्या कहता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन, दशा एंड गोचर, व्हेन विल हैपन।
तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी यही है कि हमें जानना है कि क्या होगा और कब होगा। ओके, आई बात समझ में? पर योगा को समझने से पहले 9 प्लेनेट को समझना पड़ेगा, 12 घर को भी समझना पड़ेगा, और 12 जोड़ियाक को भी समझना पड़ेगा। मतलब कि ये योगा, मतलब कि मेन तो ये दो चीजें ही है। अगर अगर बोले, अगर कहे, तो ये दोनों चीजें ही है एस्ट्रोलॉजी के, योगा और दशा। एस्ट्रोलॉजी इसमें ही है ना। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या है? क्या होगा, कब होगा। रेडी? क्या होगा और कब होगा, यही तो है एस्ट्रोलॉजी। पर क्या होगा वो समझने के लिए हमें पहले 9 प्लेनेट को समझना पड़ेगा, 12 राशियों को भी समझना पड़ेगा, और 12 घर को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको योगा समझ में आएगा नहीं। ओके, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 9 प्लेनेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो प्लेनेट से स्टार्ट करें अभी। तो 9 प्लेनेट हैं हमारे, और ये प्लैनेट के जिस तरह से उनका नेचर है, उसी तरह से योगा बनता है। जैसे कि सूर्य और राहु, मान लो तो सूर्य ग्रहण है। क्यों क्यों ग्रहण, सूर्य ग्रहण कर होना मतलब क्या है कि अ, किसी भी चीज पर पर्दा पर्दा लग जाए तो उसको, वो चीज का ग्रहण हो गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो कि मेरे ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पंकज सर का ग्रहण हो गया। ओके, उसी तरह यहाँ सूर्य ग्रहण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य पे राहु राहु की परछाई आ जाती है, इसलिए सूर्य ग्रहण है। चलो, तो वो तो योगा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी प्लेनेट को देख लेते हैं कि सूर्य है वो क्या है। कि सूर्य को इंडिपेंडेंस पसंद है, फ्रीडम पसंद है, ओरिजिनलिटी पसंद है, इंडिविजुअलिटी पसंद है। अब इंडिविजुअलिटी मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलिटी का मतलब कि आप ऑलवेज, क्या लाइफ में सभी डिसीजन इसी तरह से लेते हैं? आप अपनी माता के लिए लेते हैं, क्या अपने पिता के लिए लेते हैं, क्या अपने बच्चों के लिए लेते हैं, क्या अपनी पत्नी के लिए लेते हैं, या अगर कोई फीमेल है तो क्या वो अपने पति के लिए ही लेती है सभी डिसीजन? कोई मुझे बताएगा कि आप सभी डिसीजन किसको ध्यान में रखकर लेते हो अपनी लाइफ में? अगर बोलना नहीं है तो चैट में भी लिख सकते हो। सर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मतलब समझ में नहीं आया किसको लेके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ, मान लो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, मतलब ये ओके बहुत सर। और एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम्म। क्वेश्चन क्या है। ये कोई लेडीज है, वो किसी के प्यार में पड़ी है, लेकिन अपने फादर की या अपने फैमिली की इज्जत के लिए वो बंदे से तो भी शादी नहीं करती है। ओके, हम्म। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसने डिसीजन, अपने लाइफ का डिसीजन लिया अपने फैमिली को ध्यान में रखकर। राइट। ओके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 100 के 100% हमारे जो डिसीजन हो वो हम दूसरों के लिए ले? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं। नहीं सर, कुछ ना नहीं। कुछ डिसीजन तो हम हमारे लिए भी लेंगे ना। जी सर। डेफिनेट। ऑफ कोर्स, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, छोटे छोटे डिसीजन तो हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं, चाहे कोई भी, चाहे पूरा गुलाम ही क्यों ना हो कोई आदमी। ओके, मान लो कि कोई आदमी गुलाम है, तो उसको उतना डिसीजन तो भी लेने देंगे कोई, कि आपको जो पसंद है वो खाओ। तो ऐसा नहीं कहेगा कोई कि नहीं, मैं जो बोलूंगा वही खाना पड़ेगा। ओके,
तो इसका मतलब क्या है कि जब इंडिविजुअलिटी का मतलब ही यही होता है कि जब हम अपने आप को ध्यान में रखकर लाइफ में कुछ करें, तो वो इंडिविजुअलिटी है। ओके। ओके सर। तो सूर्य है उसको, मतलब सूर्य का ऐसा है कि अब खुद को ध्यान में रखकर उसको डिसीजन लेना होता है सब कुछ लाइफ के। दूसरों को ध्यान में रखकर नहीं डिसीजन लेता है सूर्य। जिसका भी सूर्य स्ट्रांग होगा वो लोग अपने आप को सेंटर में रखेगा वो। आई बात समझ? तो इसका मतलब क्या सर, वो खुद का बेनिफिट देखते हैं कि नहीं, मतलब जिस मैं पूछ रही हूँ नहीं आपसे। नहीं नहीं, उस तरह से नहीं। बट ओके। आप कहो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि उनको सेल्फ मतलब सेल्फ मतलब लव। सर वो मुखिया है, लाइक वो मुखिया है तो वो इसीलिए सबका अपना भी भला और सबका भी भला हो, राइट सर? यस, यहाँ आप उस तरह से बोल सकते हो कि उसको सेल्फ लव बहुत ज्यादा है। अभी सेल्फ ओके लव सर। का कंसेप्ट अभी बहुत निकला है, आप देखना सोशल मीडिया पे वो सब चीजें बहुत आती होगी। तो सेल्फ लव का मतलब यही है कि हम जो भी डिसीजन ले वो हमारी भलाई के लिए हो, उस तरह से ले। बट इनडायरेक्टली उसका मतलब ऐसा नहीं है, होता है कि चाहे लोगों दूसरे लोगों का बुरा हो उसमें, उसका मतलब ये नहीं होता है। पर तो यहाँ यही है कि वो अपने को ध्यान में रखकर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर दूसरों का बुरा करके डिसीजन लेंगे। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटी है, लाइक्स टू हेल्प अदर्स। देखो यहाँ देखो, अदर अगर ऐसा होता, मतलब कि जिस तरह से आपको वो नजर में आया कि दूसरों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन ये लोगों को हेल्प करना पसंद होता है इनको। इनोवेटर, जैसे कि सूर्य है, सूर्य जैसे कैसे सबको प्रकाश देता है उसी तरह, तो इसी तरह इनको भी लोगों को हेल्प करना पसंद होता है। जब सूर्य है वो तो मतलब सबको प्रकाश देता है, पूरे यूनिवर्स को, तो वो कितनी बड़ी हेल्प है। तो इसको भी ऐसे, इसलिए ऐसे लोगों को भी सूर्य की तरह ही लोगों को देना पसंद होता है, ना कि लेना। बट इनकी वीकनेस ये है कि ये किसी से हेल्प नहीं ले सकते। ओके। तो इसी वजह से इन लोगों को, जो जिनका भी सूर्य ज्यादा जो भी सूर्य प्रधान लोग होंगे उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस है। क्योंकि हार्ट की बीमारी कब होती है कि जब रियली में हमें किसी की हेल्प की जरूरत हो, अगर तो भी हम ना ले, तो हमें हार्ट की बीमारी होगी। या जब भी, क्योंकि ये लोग अपने आप को अभी हेल्प लेना क्यों नहीं चाहते, इसका रीजन क्या है मालूम है? आप में से किसी को पूछूं कि आप किसी की हेल्प क्यों नहीं लेते हो? हम्म, पहले स्वाभिमान। अपने आप को देखना होता है ना। फिर ईगो भी हो सकता है। ईगो भी होता है, ईगो भी और हो सकता और है, ईगो भी हो स्वाभिमान भी हो सकता है। सकता है। स्वाभिमान भी होता है। एक माइंडसेट है, एक पैशन है कि मैं खुद ही करूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा। हाँ। जुनून। हम्म। पर राइट। रियली में लेनी चाहिए तो भी, मतलब उसको रियली में हेल्प की जरूरत है तो भी नहीं लेता। उसका रीजन ये है कि वो खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहता है, किसी को ओके। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं वीक हूँ। इसीलिए तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि रियली में वो सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा है, बट रियली में उसको हेल्प की जरूरत है, थोड़ा वो वीक हुआ है, तो ऐसे केस में हार्ट की बीमारी होगी। पर वो रियली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप स्ट्रांग हो, रियली में आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, तो हेल्प नहीं लेते हो तो कोई हार्ट की बीमारी नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर
हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख दर्द भी होता है कि जो हम कहें कि हम किसी किसी के साथ शेयर करें, ऐसा भी होता है। पर ये सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो मतलब कि वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तो थोड़ा वीक हूँ। अगर मैं मेरा दुख दर्द बयान करूं, इस इनको कहूंगा, तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं तो वीक हूँ। तो ये एक, इसीलिए आप देखना कि जिनको भी हार्ट अटैक आया होगा या हार्ट की बीमारी होगी, तो उनकी कुंडली में आपको सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको वीक मिलेगा, सूर्य है वो डैमेज मिलेगा। क्योंकि अगर सूर्य स्ट्रांग होगा तो या वो लोग है ना, वो सूर्य उनका सन है वो प्रोमिनेंट होगा उनकी कुंडली में। प्रोमिनेंट होना मतलब क्या, कि उन जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में आता है ना, कि अगर किसी का मूलांक एक बन गया तो मूलांक एक या भाग्यांक एक है तो वो सूर्य प्रधान है, एज पर न्यूमरोलॉजी। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि अगर किसी की राशि है वो सी है, लियो है, तो लियो का स्वामी है वो सन है। ओके, तो वो सूर्य प्रधान हो गया, सन प्रोमिनेंट हो गया। हिंदी में उसको कहेंगे सूर्य प्रधान है। आई बात समझ में? ओके, तो ऐसे सूर्य प्रधान लोगों को, सन प्रोमिनेंट लोग है उनको, और जिनका सूर्य बहुत वीक है उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस है। सर जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है उनको भी, और जो इनका स्ट्रांग वीक है उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वीक होगा तो उतना बहुत ज्यादा नहीं, पर जिनका सूर्य प्रधान है, जो सन प्रोमिनेंट जी। है और उनकी कुंडली में सूर्य वीक होगा तो प्रॉब्लम होगा। ओके क्योंकि सर, ओके। जो ही चीज जो चीज है जिससे हम रूल हो रहे हैं वो अगर वीक होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पर मान लो कि जिनका सूर्य, जो सूर्य प्रधान नहीं है, जो लोग, अगर उनका सूर्य वीक होगा तो कोई इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सूर्य से रूल नहीं हो रहे हैं। तो सर ये जी। सूर्य प्रधान का क्या मतलब होता है, मतलब? हम्म, थोड़ा बहुत सूर्य आप समझो ना कि सूर्य की क्वालिटीज ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी का जोड़ियाक है वो लियो है, ओके। ओके, तो वो सूर्य प्रधान है, क्योंकि लियो का स्वामी है वो अच्छा। सूर्य है। ओके। ओके, वही पूछना था सर। या फिर जिसकी कुंडली में पहले घर में सूर्य है तो वो भी सूर्य प्रधान माने जाएंगे। क्योंकि ओके। पहले घर में जो भी प्लेनेट आता है उसकी एनर्जी बहुत हो, तो उसकी एनर्जी उसके अंदर बहुत होगी। मतलब कि जिस प्लेनेट की एनर्जी आपके अंदर ज्यादा हो, मान लो कि आपके अंदर सूर्य की एनर्जी ज्यादा है तो आप सूर्य प्रधान हो, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि इसकी एनर्जी ज्यादा है? जब उसकी राशि आपकी हो, मतलब सूर्य की राशि लियो अगर किसी की हो तो वो सूर्य प्रधान है। या फिर उसके पहले घर में सूर्य हो तो भी वो सूर्य प्रधान है। ओके, या फिर उनकी कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर स्ट्रांग हो जाए, तो भी वो सूर्य प्रधान माने जाएंगे। पर वो आगे देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक है, वो आगे देखेंगे। इन शॉर्ट की, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ये प्लैनेट उच्च का है, ये प्लैनेट नीच का है, सुना है ना? जी सर, जी सर। तो जब कोई प्लैनेट है वो Yeah. उच्च का होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जब नीच का होता है तो जब वो सब बहुत वीक होता है, वीक माना जाता है। ओके, चलो। तो ये फादर फिगर है। हमारी कुंडली में सूर्य की कंडीशन से देखा जाता है, कभी कभी पति को भी हस्बैंड को भी देखा जाता है फीमेल के केस में।
और अगर बॉयज की कुंडली है तो उसको फादर को देखा जाता है। ओके, क्योंकि ये फादर फिगर है और हस्बैंड फिगर भी है फीमेल के केस में। ओके, उसके बाद है मून। तो मून है वो मदर फिगर है। इनका माइंड वेवी माइंड होता है, डिप्लोमेटिक होते हैं, पीस मेकर होते हैं, नर्चरिंग देने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, पीसफुल होते हैं, पोएट्री में, कुकिंग में, डोमेस्टिक लाइफ में और लिटरेचर पढ़ने में, ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मदर फिगर है, मतलब जैसे मदर के जैसे गुण हो, जो भी सारी क्वालिटी होती है वो मून के अंदर क्वालिटी होती है। जैसे मून माता है, वो कितनी इमोशनल होती है, कितनी ममता वाली होती है, ममता भरी होती है। ओके, डोमेस्टिक काम उनको बहुत सारे आते हैं, पोएट्री आती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे छोटे होते हैं तब उनको लोरी लोरी सुनाना, वो सब उनको करना होता है, इसलिए ये सब मून की वजह से एक मदर के अंदर आता है ये सब चीजें। ओके, लेकिन जैसे मून है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, इसीलिए ऐसे लोगों का भी ऐसा ही होता है कि मूड है वो, मूड इनका बहुत अनस्टेबल होता है। ओके, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये यही, मतलब जब बहुत मूड अच्छा होता है तो या क्या क्या पर्सन बहुत अच्छा लगता है, जब मूड बुरा होता है तो ये बहुत ही इरिटेटेड लगता है यही पर्सन। तो ऐसा हो सकता है। ओके, उसके बाद है मंगल। तो मंगल है वो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवतावादी है, एग्रेसिव है। इसके अंदर बहुत ही फिजिकल एनर्जी है, स्टबबॉर्न है, जिद्दी है, गुस्से वाला है, हिंसा भी कर सकता है, वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव रहने वाला होता है, वेरी क्विक इन एक्शन, बट जोश वाला लेकिन होश नहीं है, इम्पेशंस, धीरज नहीं है। ओके, तो मंगल, जो भी सारे एक्सीडेंट होते हैं वो मंगल की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्पीड, इनको स्पीड में होते हैं ना, धीरज नहीं है इनके, बहुत क्विक है। ओके, इसीलिए मंगल की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और ये जो वो खून खराबा, वो सब भी मंगल की वजह से होता है। ओके? तो आपने एनिमल मूवी, मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप वो मूवी जाके देखो। पर अगर देखी है तो बात है कि उसमें जो रणबीर कपूर है वो अच्छा मंगल है, पॉजिटिव मार्स है। क्योंकि पॉजिटिव मार्स है वो क्या करेगा कि लोगों को बचाएगा, क्योंकि ये सेनापति है। ओके, और जो जो उसमें विलन है बॉबी देओल, वो नेगेटिव मार्स है। नेगेटिव मार्स क्या करेगा? यही खून खराबी करेगा, खून खराबी करेगा, लोगों को डराएगा। ओके, अ, जो मतलब वीक जो वीक लोग हैं उनको, उनसे पैसा, उनसे हफ्ता लेगा, वो सब, वो नेगेटिव मार्क्स है। तो इन शॉर्ट के जो हमारी बॉलीवुड वाली सारी, जो भी सारी एक्शन एक्शन मूवी है ना, वो यही है, पॉजिटिव मार्क्स वर्सेस नेगेटिव मार्क्स, या फिर मार्स, पॉजिटिव मार्स वर्सेस राहु। ओके, राहु भी बहुत बड़ा विलन है, वो नेगेटिव मार्स से भी बड़ा विलन है। ओके, जो राहु में फर्क ये है कि वो कभी सामने आता ही नहीं है। ओके, वो अपने पालतू कुत्ते रखता है, वो कभी लड़ने नहीं आता है, वो अपने पालतू कुत्ते रखता है बस। क्योंकि राहु के पास उतनी एनर्जी नहीं है। ओके, लेकिन उतना दिमाग है, अपने दिमाग से
लोगों को परेशान करता है। आई बात समझ में? तो ये है कि यहाँ बॉबी देओल है, वो खुद लड़ने आया था, तो वो नेगेटिव मार्क्स था, पर आप जान लोगे, जो भी मूवीज में विलन है वो खुद डायरेक्ट सिर्फ क्लाइमैक्स में आता है, तो वो राहु है। तो राहु वो खुद लड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है, फिजिकल एनर्जी, लेकिन अपने 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 नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो लड़ते हैं उसके लिए। तो ऐसा है। उसके बाद है मर्क्यूरी। ओके, तो मर्क्यूरी ये मंगल से थोड़ा अलग है। जैसे कि मंगल है वो जोश वाला है, पर ये होश वाला है। तो इसीलिए मंगल और मर्क्यूरी है वो दोनों की बनती नहीं है, थोड़े दुश्मन टाइप है दोनों। ओके, तो याद रखना कि कोई भी यहाँ प्लेनेट की जो दोस्ती और दुश्मनी है ना, वो अगर उसको समझनी है ना, तो उनके नेचर को समझना पड़ेगा। जिसका भी नेचर अलग है तो वो एक दूसरे के दुश्मन है, जिनका भी नेचर है वो थोड़ा मैच हो रहा है तो वो एक दूसरे के फ्रेंड है। ओके, तो मर्क्यूरी और मंगल है वो एक दूसरे के दुश्मन है। तो ये बहुत मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाला है मर्क्यूरी। जबकि मंगल है वो जैसा है, नो फिल्टर जैसा है वैसा बोलने वाला है। ओके, ऐसा है। मर्क्यूरी है प्रोडक्टिव है, फ्रीडम, इसको भी फ्रीडम पसंद है, चेंजेस लाइफ में इसको ऑलवेज चेंज चाहिए, वर्सेटाइल है, एक्सप्लोर करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, सेंसुअल है, मटेरियलिस्टिक है, एडेप्टेबल है, एंड और फ्लेक्सिबल है। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है। तो जो भी सारे फाइनेंशियल मैटर है वो मर्क्यूरी के अंडर में आते हैं, जिसको हम अगर हम कहें ना कॉमर्स, अगर ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स आता है, कॉमर्स आता है और साइंस आता है, मालूम है? तो वो कॉमर्स के जो भी सारे सब्जेक्ट है, या कॉमर्स का पढ़ने के बाद जो भी सारे फील्ड है वो भी मर्क्यूरी में आते हैं। बैंकिंग, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, वो सब इसके अंडर में आता है। स्पीच, कम्युनिकेशन मर्क्यूरी के अंडर में आता है। तो अगर किसी का मर्क्यूरी अच्छा नहीं होगा तो उसकी स्पीच में, वाणी में प्रभाव नहीं होगा, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, सेल्स सेल्स की कोई स्किल नहीं होगी, बिजनेस करने की कोई स्किल नहीं होगी, नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर अच्छा सेल्समैन बनना है तो नेगोशिएट करना सीखना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं हो चलेगा कि आप कोई चीज है वो 500 में बेच रहे हो और कोई बोलता है कि 450 में दे दो। तो वहां अगर उसका सूर्य जैसा नेचर होगा सेल्समैन का तो नहीं चलेगा। सूर्य का क्या नेचर है, मैंने जो बोला वही लेना पड़ेगा, मैंने 500 बोला तो 500 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो जो भी जिसके पास सिर्फ सूर्य की क्वालिटी, तो मर्क्यूरी की क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो मर्क्यूरी ऐसा है। मर्क्यूरी क्या बोलेगा, चलो भाई तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, 470 में ले लो। ओके, तो ये है मर्क्यूरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जुपिटर। याद देखो, जुपिटर और मर्क्यूरी में भी अ, थोड़ा डिफरेंशिएट है। क्योंकि मर्क्यूरी है वो भागता है, इंफॉर्मेशन के पीछे भागता है। हम्म, freedom। तो जुपिटर के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन यहाँ नॉलेज है। अभी नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, किसी को मालूम है? इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों का। आप जो दे रहे हो वो नॉलेज है। हम्म। हम प्राप्त करने आए हैं इंफॉर्मेशन लेके कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, वेरी नियर। मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी चीज है उसका सिर्फ सुपरफिशियल चीज
मालूम होना उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। कि मान लो कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो और पूछते हो कि अ, अहमदाबाद से दिल्ली की जाने वाली ट्रेन कौन से टाइम पे आएगी। ओके, तो वो एक इंफॉर्मेशन है। पर नॉलेज उसको कहते हैं कि वो ट्रेन है वो उसका रियली में आगे कहाँ से आ रही है, वहां से कितने बजे निकली थी, अ, वो ट्रेन का नंबर क्या है, उसका उसके अंदर रेंट क्या हो, मतलब अ, भाड़ा क्या होगा, कितने बजे वहां तक पहुंचाएगी, बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे। मतलब कि किसी भी चीज का बहुत डिटेल में पता होना उसे नॉलेज कहते हैं। और इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल, अपर लेवल का, मतलब सिर्फ सुपरफिशियल चीज मालूम हो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके। ओके, तो मर्क्यूरी के पास इंफॉर्मेशन है, जबकि जुपिटर के पास नॉलेज है। पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों की हो सकती है, और नॉलेज होता है वो एक ही चीज का होता है। इसीलिए मर्क्यूरी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जुपिटर के पास सिर्फ उसके अपने फील्ड का ही नॉलेज है। आई बात समझ में? अगर आपको नॉलेज पाना है तो आप दुनिया के सबके सब सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं ले सकते। आप ले सकते हो क्या? साइंस का भी लोगे, हिस्ट्री का भी लोगे। ओके, बहुत सारे, हाँ, मैक्सिमम थोड़े 5-6 सब्जेक्ट का ले सकते हो, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, सबका नहीं ले सकते आप। पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि साइंस, हाँ, सबका व्हाट नहीं इज ले सकते। साइंस, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ओके, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, वो मतलब अपर लेवल का सिर्फ ले सकते हो ना इंफॉर्मेशन। तो यही है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले सकते हो आप, बहुत सारे सब्जेक्ट की, लेकिन आप नॉलेज नहीं ले सकते हो, क्योंकि नॉलेज में आपको डीप डीप जाना होता है। उसमें सिर्फ सरफेस पे रहना होता है। तो सरफेस पे रहना है तो बहुत सारी चीजों का ले सकते हो आप, लेकिन बहुत डीप में जाना है तो बहुत कम सब्जेक्ट का ले सकते हो आप। ओके, तो हमें इसीलिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में या कोई भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में मास्टर होना है तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मास्टर आप तभी बन पाओगे जब आप बहुत डीप में जाओगे उसके। ओके, अदरवाइज अगर आप मान लो कि किसी का, इसीलिए कुछ लोगों का मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है और वो एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं। ओके, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मर्क्यूरी स्ट्रांग है ना, तो ये सब चीजों में तो भी वो अच्छा कर लेंगे तो भी, बट इसके अलावा कोई भी चीज में उनके लिए अच्छा करना मुश्किल होगा। ओके, तो मर्क्यूरी की क्या प्रॉब्लम है मालूम है? कि इनको मतलब पैसा कमाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, पैसा बनाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो कोई भी फील्ड में चले जाते हैं वो। ओके, मतलब कि बीच में तो ऐसा था ना, हमारे इंडिया में ऐसा परसेप्शन था कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही, बस 5 मिनट कुंडली देखो, फिर बोलो 1500 रुपये दे दो। ओके, तो ऐसा एक परसेप्शन बन गया था। तो ये मर्क्यूरी वाले जो लोग होते हैं ना, जो तो कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखने आ जाते थे। ओके, पर फिर सीख नहीं पाते थे, क्योंकि अ, वो मतलब कि पैसा कमाना, पर मतलब कि उस तरह से है कि आपको 10 मिनट का 1500 रुपया अगर कोई ले रहा है तो वो ऑब्वियसली वो चीज पढ़ने, वो सब चीजें सीखने में भी उसको टाइम लगा होगा, तब वो 10 मिनट का 1500 या 2000 रुपया ले रहा है। ओके, ऐसा नहीं है। डॉक्टर क्यों ले रहा है 10 मिनट का उतना? क्योंकि उसने उसमें उतना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 साल का, और पैसों का भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर भी, अगर मतलब कि एस्ट्रोलॉजर वो किस लेवल का, उसको कितने लेवल का या कितना डीप में आता है, उसी तरह उसकी फीस होगी। फिर ये मर्क्यूरी वाले ऐसे आ तो जाते हैं, फिर आ, कर नहीं पाते हैं कुछ ज्यादा। ओके, क्योंकि
इसके लिए पहले सीखना तो पड़ता है, तो वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाते। तो सिर्फ मर्क्यूरी अच्छा मेन है, वो जुपिटर अच्छा होना चाहिए मेन, और केतु भी अच्छा होना चाहिए, या मून भी अच्छा होना चाहिए। केतु या मून दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, क्योंकि केतु या मून है, वो दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट है, वो आपको इंट्यूशन देगा। जुपिटर है वो आपको नॉलेज देगा एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन तो भी आपको इंट्यूशन होना चाहिए। ओके, तो वो इंट्यूशन या तो आपका अच्छा केतु होगा तो वो देगा, या फिर मून होगा तो वो देगा। ओके, ओके, हमें जुपिटर का हमें बाकी ही है। तो जुपिटर है वो बहुत ही प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मोरल वैल्यू को फॉलो करने वाले होते हैं। जुपिटर है वो ग्रोथ देता है, क्रिएटिव होते हैं, इनका विजन अच्छा होता है। देखना कि जुपिटर मतलब क्या है कि एजुकेटेड लोग, जिनका जुपिटर अच्छा है वो मतलब, अभी हमारे इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग मतलब अ, बहुत पहले से ही ऐसा आ रहा है, ओके, कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग ही नेता होते हैं। अभी आप देखना कि नेता बहुत पढ़े कम लिखे हैं, उसका मतलब क्या है कि उनका जुपिटर अच्छा नहीं है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके, और अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो उनका विजन भी अच्छा नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमारे जो नेता है उनका उन लोगों का विजन इतना अच्छा नहीं होता है। ओके, विजडम बहुत ही समझदार होते हैं, सॉरी, विजडम का मतलब होता है बहुत ही समझदार होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, एजुकेशन होता है, नॉलेज, ज्ञानी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, एंड फॉलो रूल्स एंड एथिक्स। आप देख लेना कि जो भी नेता है, अगर रूल्स एंड एथिक्स फॉलो नहीं करता है, ओके, तो समझ लेना नेता नहीं, बट कोई भी पर्सन है जो जिसको रूल्स और एथिक्स अगर फॉलो नहीं करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो उसका जुपिटर अच्छा नहीं है। जबकि जिनका जुपिटर अच्छा होगा, वो गलती से भी अगर उनसे कुछ गलती से भी उनसे कुछ गलत हो जाए तो भी वो सॉरी बोलेंगे। आप मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, आप गलती से उनको टच हो गए, तो या वो गलती से आपको टच हो गए तो वो सॉरी बोलेंगे। तो पता लगता है कि इसका जुपिटर अच्छा है। पर उससे उल्टा, कि वो गलती से अगर कोई टच हो जाए तो फिर बोलेगा "अब मुझे", मतलब वो उनसे ही वो टच कर ले गलती से और फिर बोले मुझे टच कैसे किया, तो समझ लेना कि इनका जुपिटर अच्छा नहीं है। ओके, जुपिटर बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये कितने दिन की क्लास रहेगी, और क्या डेली 8:30 से 9:30 रहेगी? हाँ, हर रोज 8:30 से 9:30 बजे रहेगी। सैटरडे संडे नहीं होगी, बट ओके। हाँ। मंडे टू फ्राइडे में अगर कोई एक दिन अगर मतलब क्लास रह गई तो सैटरडे को फिर उसको फिल करने के लिए सैटरडे, वो वीक में सैटरडे को क्लास होगी। ओके सर। ओके, और 2-3 क्लास शायद एक्स्ट्रा हो सकती है, बट 20 से कम नहीं होगी। ओके, ऐसा लगता है कि अभी 20 क्लास में जो भी मतलब जितना भी पढ़ाना चाहिए था उतना वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2-3 क्लास बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं होगी उससे, 20 से कम नहीं होगी। तो ओके रिकॉर्डिंग्स तो सर, ओके। मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग्स तो जैसे अपने एब्सेंट हुए तो रिकॉर्डिंग्स देख हाँ, लिया। सब कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके सर। ओके, ओके, तो आज के क्लास से कुछ पूछना है? ओके, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो आज के क्लास से अभी ये तो सारी चीजें सिंपल है, इसलिए उतना कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन निकलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड या नाइट। ठीक है। चलो, गुड ओके नाइट, सर। मिलते हैं कल की क्लास में 8:30 बजे। ओके। जी सर, थैंक यू। ओके।